बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनेद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं हूं जुनेद खानानी। आज से हम अपने व्यूवर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लेक्चर्स का आगाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्रीज। ये चैप्टर सीएफए लेवल 1 के करिकुलम में दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पहला पार्ट प्री रिक्विजिट रीडिंग का हिस्सा है, जबकि दूसरा पार्ट मेन सीएफए करिकुलम का हिस्सा है। हम इंशाल्लाह अपने इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में प्री रिक्विजिट रीडिंग वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और मेन सीएफए करिकुलम वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम एमबीए के उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे जिन्होंने अपने एमबीए के इलेक्टिव्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स इलेक्ट किया हुआ है। तो आइएगा व्यूवर्स, चैप्टर का आगाज कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन से करते हैं। इन्वेंट्री को अगर डिफाइन किया जाए तो सिंपल तरीन वर्ड्स में इन्वेंट्री वो गुड्स या मटेरियल है जो कोई बिजनेस रीसेल करने या मटेरियल के तौर पर यूज करके प्रोडक्शन करने के लिए परचेज करता है और होल्ड करता है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस यानी ट्रेडर्स जो इन्वेंट्री परचेज करके सेल करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यानी मैन्युफैक्चरर्स जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के तौर पे परचेज करके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। दोनों की मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री की सेल होती है। मर्चेंडाइजर्स यानी ट्रेडर्स क्योंकि इन्वेंट्री रेडी फॉर सेल परचेज करते हैं, तो इनकी बैलेंस शीट पर जो इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग होती है वो एक ही टाइप ऑफ इन्वेंट्री की होती है, जिसका टाइटल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो सकता है। मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर लेबर और ओवरहेड के जरिए से वैल्यू एडिशन करते हैं और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी बुक बैलेंस शीट पर जो इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग होती है वो तीन कैटेगरीज में होती है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या जिसे वर्क इन प्रोसेस भी कहा जाता है, और फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरर्स जब बैलेंस शीट पर रिपोर्टिंग करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि बैलेंस शीट पर तीनों कैटेगरीज शो कर दी जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि तीनों कैटेगरीज का टोटल इन्वेंट्री के टाइटल में बैलेंस शीट पर रिपोर्ट किया जाए और फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनकी डिटेल शो की जाए कि जी ये जो इन्वेंट्री का टोटल नंबर बैलेंस शीट पर रिपोर्ट हुआ है उसमें इतना अमाउंट रॉ मटेरियल का है, इतना अमाउंट वर्क इन प्रोसेस का है और इतना अमाउंट फिनिश गुड्स का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन किया जाए तो हर कंपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मुख्तलिफ मेथड को यूज कर सकती है, और मुख्तलिफ मेथड से कैलकुलेट किए गए इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स के जो अमाउंट हैं वो सिग्निफिकेंटली मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन्वेंट्री का नंबर बैलेंस शीट पे रिपोर्ट होता है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नंबर इनकम स्टेटमेंट पे रिपोर्ट होता है। अब अगर मुख्तलिफ अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हो तो यकीनन प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो भी इफेक्ट होगा, वो भी तब्दील होगा। किसी भी एनालिस्ट के लिए कंपनीज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना इंतहाई चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कंपनीज मुख्तलिफ वैल्यूएशन मेथड्स यूज करती हैं। किसी कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यानी एक पीरियड में टोटल अवेलेबल इन्वेंट्री को इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिवाइड करने के तीन मेथड्स हैं जो आईएफआरएस परमिट करता है। आईएफआरएस में इन मेथड्स को कॉस्ट फॉर्मूलाज कहा जाता है। ये मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो, और वेटेड एवरेज कॉस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी यूएस गेप भी इन्हीं तीन मेथड्स को अलाउ करता है, लेकिन एडिशनली एक फोर्थ मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट या लाइफो मेथड भी यूएस गेप में अलाउड है। अब ये मुख्तलिफ मेथड्स इम्पेक्ट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट, उसके फाइनेंशियल रेशियोज, उसकी परफॉर्मेंस
और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को। आइएगा अब एक डिटेल्ड एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स की मदद से इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जांपल है जी, a retail firm is assessing different inventory valuation methods while selling a single product priced at $30। ये एक फर्म है जो अपनी प्रोडक्ट को $30 में सेल करती है। The following information is available for the month of November 2023। ये कुछ इंफॉर्मेशन नवंबर 2023 के महीने की हमें गिवन है। 3 नवंबर को इन्होंने 50,000 यूनिट परचेज किए, क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसी प्रोडक्ट के ये यूनिट्स थे। यूनिट की परचेज प्राइस थी $10। सेम गुड्स 20 नवंबर को दोबारा परचेज किया गया। यूनिट्स इस बार भी 50,000 थे। परचेज प्राइस इस बार $11 थी। 25 नवंबर को 60,000 यूनिट परचेज हुए, बट द परचेज प्राइस वॉज $12। एंड ऑफ द मंथ टोटल बनते हैं 160,000 यूनिट्स और टोटल परचेज प्राइस इस मंथ की है 1770 या $1.77 million। The firm sold 130,000 units during the month and 30,000 units remained on hand as of November 30। टोटल जो कंपनी के पास यूनिट अवेलेबल थे वो थे 160,000 और उसमें से 130,000 यूनिट सेल कर दिए गए एंड रिमेनिंग 30,000 यूनिट्स 30 नवंबर को ऑन हैंड है। क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने का कह रहा है। 4 क्वेश्चन है बेसिकली एक क्वेश्चन में। व्हाट आर द रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्रोस प्रॉफिट एंड एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस फॉर नवंबर 2023 अंडर नंबर 1 स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब चूंकि ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि कौन सी इन्वेंट्री किस कस्टमर को सप्लाई की गई, तो क्वेश्चन ने हमें साथ साथ ये बता दिया है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें 20,000 यूनिट्स वो मौजूद हैं जो नवंबर की 20 को परचेज किए गए थे एंड 10,000 यूनिट्स वो हैं जो नवंबर की 25 को परचेज किए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें सेम काम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में करना है 10 फीफो मेथड में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि हमें लाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट और एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करनी है। सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में काम करना है और हमें पहले ही ये बता दिया गया है कि एंडिंग इन्वेंट्री में 20,000 यूनिट्स वो शामिल हैं जो नवंबर 20 को परचेज किए गए थे, 10,000 यूनिट्स वो शामिल हैं जो नवंबर 25 को परचेज किए गए थे। सबसे पहले हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। 130,000 यूनिट्स की सेल हमें यहाँ बताई गई है, जबकि क्वेश्चन में हमें ये बता दिया गया था कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस $30 है। तो सिंपली 130,000 यूनिट्स को 30 से मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास सेल्स का नंबर आ जाएगा। ये आ गया जी सेल्स का नंबर 3.9 मिलियन। 130,000 यूनिट्स को $30 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये नंबर आ गया। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन ने हमें ये बताया है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में नवंबर 20 के यूनिट मौजूद हैं। इट मींस नवंबर 3 के 50,000 यूनिट ये जो है ये कंप्लीट सेल हो गए हैं। और नवंबर 20 के अगर आप देखें तो चूंकि 20,000 यूनिट्स हमारे पास हैं, इट मींस कि नवंबर 20 के 50 में से अगर 20 एंडिंग में है दैट मींस कि 30,000 यूनिट्स आर सोल्ड। वेयर एज नवंबर 25 के हमारे पास 60,000 यूनिट्स थे और उसमें से 10,000 यूनिट्स स्टिल ऑन हैंड हैं। इट मींस कि 50,000 यूनिट्स आर सोल्ड। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन के लिए नवंबर की 3 के 50,000 यूनिट्स ले लेंगे, नवंबर 20 के 50,000 माइनस 20,000 30,000 यूनिट ले लेंगे और नवंबर 25 के 60,000 माइनस 10,000 यानी 50,000 यूनिट्स ले लेंगे। तो आइएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने नवंबर की 3 के 50,000 यूनिट्स जिसकी परचेज प्राइस $10 थी वो लिए और इसकी अमाउंट आ गई 500,000। उसके बाद नवंबर 20 50,000 यूनिट्स थे, आउट ऑफ विच 20,000 यूनिट्स आर स्टिल ऑन हैंड। तो हमने कहा जी कि 30,000 यूनिट्स जो है
वो सेल हो गए हैं, तो हमने सिंपली क्या किया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया, इनका अमाउंट आ गया है 330,000। लास्ट हमारे पास नवंबर 25 को जो यूनिट परचेज किए गए थे वो थे 60,000, आउट ऑफ विच 10,000 आज भी हमारे पास हैं। इट मीन 60 माइनस 10, 50,000 यूनिट सेल हो गए। तो सिंपली हमने 50,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और हमारे पास नंबर आ गया है 600,000। और इन तीनों का टोटल करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल अमाउंट आ गया है 1,430,000। थर्ड हमें कहा गया था कि आप ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। एंड व्यूअर्स, आप सब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ते रहे हैं, सिंपली सेल्स का नंबर भी मौजूद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर भी मौजूद है। अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट का नंबर आ जाएगा। ये हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया और हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2470, 24,70,000 रुपए, 2.47 मिलियन। सबसे आखिरी काम हमें करना है, एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। एंडिंग इन्वेंट्री एक मरतबा फिर मैं यहाँ मेंशन कर दूं, हमें ऑलरेडी पता है कि 20,000 यूनिट नवंबर 20 के थे, जिसकी परचेज प्राइस 11 रुपीज है या $11 है। और 10,000 यूनिट वो वाले थे जो नवंबर 25 को परचेज किए गए थे, जिसकी परचेज प्राइस $12 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20,000 यूनिट को 11 से और 10,000 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका सम करते ही हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। तो आइएगा एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने नवंबर 20 वाले 20,000 यूनिट को 11 से मल्टीप्लाई किया, 25 की डेट के 10,000 यूनिट्स को 12 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट या इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट 340,000 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम काम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में करना है। हमारे पास परचेज प्राइस का टोटल 1.77 मिलियन मौजूद है, जो कि एक्चुअली नवंबर के मंथ की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का अमाउंट भी है, जबकि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 160,000 है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में काम करने के लिए सबसे पहले हम 1.77 मिलियन के कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 160,000 से डिवाइड करेंगे, और इस डिवाइड के नतीजे में हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो आइएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हमने सिंपली 1770 को यानी 1.77 मिलियन को डिवाइड करना है 160,000 से, और हमारे पास नंबर आ गया है 11.0625। ये एवरेज कॉस्ट है इस मंथ में अवेलेबल फॉर सेल गुड्स की या अवेलेबल फॉर सेल यूनिट्स की। अब हमारा काम बहुत सिंपल हो गया है। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एंडिंग इन्वेंट्री दोनों की कैलकुलेशन में इस 11.0625 के नंबर को यूज करना है, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री के नंबर्स आ जाएंगे। सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स की कैलकुलेशन में कोई बड़ा फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि सेल्स किसी भी मेथड में हो सेम रहती है। तो हमने सिंपली 130,000 यूनिट्स को $30 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास सेल का सेम नंबर आ गया 3.9 मिलियन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम 130,000 यूनिट जो हमने सेल किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.0625 के एवरेज कॉस्ट के अमाउंट से, और नोट कीजिएगा हमारे पास 1438,125 का ये नंबर आ गया है, जो इस महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, और हमारे पास सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइएगा यूं हमने 3.9 मिलियन की सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, और ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2461,875 यानी $24,61,875। लास्ट हमें एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। 160,000 यूनिट्स टोटल थे, आउट ऑफ विच 130,000 यूनिट्स हमने सेल कर दिए थे। 30,000 यूनिट्स हैं, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट 11.625 है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 11.625 किया, और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का नंबर आ गया $331,875। थर्ड क्वेश्चन में हमें
सेम कैलकुलेशंस FIFO मेथड में करनी है। सेल्स का नंबर हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स की कैलकुलेशन में या सेल्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता ड्यू टू चेंज इन मेथड। तो सेल्स का अमाउंट हमारे पास आसानी से आ गया, 130,000 मल्टीप्लाई बाय $30, 3.9 मिलियन। अब हमें फाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है। तो व्यूअर्स, फाइफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक ऐसा फ्लो ऑफ कॉस्ट एजम्पशन है जिसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में जो परचेज प्राइस सबसे पहले आई है वही परचेज प्राइस हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो पहली और ओल्डेस्ट परचेज प्राइस हमारी है 3 नवंबर की, $10। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जी ये जो $10 की परचेज प्राइस है, इस परचेज प्राइस पर जो 50,000 यूनिट थे, ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले गए। उसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट है 50,000 यूनिट्स $11 के हिसाब से। तो सेकंड हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर होगा वो इन 50,000 यूनिट्स का होगा जिनकी परचेज प्राइस 11 है। टोटल हमने 130,000 यूनिट सेल किए हैं। अब अगर आप ये हाईलाइटेड एरिया को देखें तो इसमें यूनिट्स की टोटल तादाद या यूनिट्स की टोटल क्वांटिटी 100,000 बन रही है। 130,000 यूनिट्स टोटल सेल हुए, आउट ऑफ विच 100,000 यूनिट हमने 3rd और 20th नवंबर के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो रिमेनिंग 25 नवंबर के 60,000 यूनिट्स हैं, इनमें से 30,000 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर होंगे और बाकी 30,000 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 25 नवंबर की परचेज प्राइस इस केस में दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा और एक पार्ट एंडिंग इन्वेंट्री में चला जाएगा। नोट कीजिएगा कि जो सबसे लेटेस्ट परचेज प्राइस है $12, वो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास शामिल होगी और जितनी भी ओल्डेस्ट परचेज प्राइसेस हैं $10 और $11 की, वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में हम 50,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मजीद 50,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और फिर लास्ट 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो हमारे पास तीनों के नंबर्स आ गए और इन तीनों का सम करते ही हमारे पास फाइफो मेथड या फीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है 1410 या 1.41 मिलियन। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे और हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। ये हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया और हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2490 या 2.49 मिलियन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लास्ट परचेज प्राइस थी $12 की, उसमें से 30,000 यूनिट यहाँ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर चुके हैं। और चूंकि ये परचेज जो हुई थी वो 60,000 यूनिट्स की हुई थी, तो जो रिमेनिंग 30,000 यूनिट थे वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री में केयरिंग अमाउंट में शामिल हो जाएंगे। तो हमने सिंपली 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास इन्वेंट्री की केयरिंग अमाउंट आ गई 360,000। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम कैलकुलेशन लाइफो मेथड में करनी है। मेथड की तब्दीली की वजह से सेल्स के अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आती, लिहाजा हम पहले जल्दी से सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास सेल्स का सेम नंबर आ गया 3.9 मिलियन। लाइफो मेथड एक ऐसा फ्लो ऑफ कॉस्ट एजम्पशन है जिसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सिस्टम में जो लास्ट परचेज प्राइस या जो लास्ट कॉस्ट की अमाउंट आई है उसे हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम सबसे पहले लास्ट परचेज प्राइस को या लास्ट कॉस्ट के अमाउंट को परचेज प्राइस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये 60,000 यूनिट्स जिसकी परचेज प्राइस $12 थी, ये कॉस्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद 20th नवंबर के 50,000 यूनिट्स जिसकी परचेज प्राइस $11 थी, इनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। हाईलाइटेड एरिया में देखिएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 20th नवंबर और 25 नवंबर के मिला के 110,000 बन रहे हैं, जबकि इस फर्म ने टोटल 130,000 यूनिट सेल किए हैं। इट मीन जो 3rd नवंबर की 50,000 की क्वांटिटी है उसमें से 20,000 यूनिट्स मजीद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करने होंगे और 30,000 यूनिट्स
हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट में बच जाएंगे। ये 3 नवंबर की 50,000 की क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड होगी। 20,000 यूनिट ट्रांसफर होंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और 30,000 यूनिट ट्रांसफर होंगे इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट में। आइएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन में हमने तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई किए। सबसे पहले हमने 60,000 यूनिट लिए, उनको 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर 50,000 यूनिट्स को 11 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो सबसे पुरानी हमारे पास कॉस्ट थी $10 की, उसके हमने 20,000 यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर किए, और कैलकुलेशन करते ही हमारे पास 1.47 मिलियन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर आ गया है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। 3.9 मिलियन की सेल में से 1.47 मिलियन का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट माइनस करने से 2.43 मिलियन ग्रोस प्रॉफिट का नंबर आ गया। एज पर डिस्कशन, ये जो लास्ट $10 की कॉस्ट थी, जिसमें क्वांटिटी 50,000 यूनिट्स थी, इसमें से 20,000 यूनिट्स हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले लिए, और रिमेनिंग 30,000 यूनिट्स अब हम एंडिंग इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट में ले लेंगे। जैसे ही हमने 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट आ गई 300,000। ये हो गई हमारी कैलकुलेशन अंडर लाइफो मेथड। अब हम इन तमाम मेथड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। नोट कीजिएगा, कंपैरिजन में जो सबसे अहम बात हाईलाइट होकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लाइफो मेथड क्योंकि न्यूएस्ट या लेटेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करता है, लिहाजा सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.47 मिलियन लाइफो मेथड में आ रही है। सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से सबसे कम ग्रोस प्रॉफिट 2430 या 2.43 मिलियन लाइफो मेथड में आ रहा है। और एंडिंग इन्वेंट्री के कैरिंग अमाउंट पर भी गौर कीजिएगा, सबसे कम एंडिंग इन्वेंट्री 300,000 लाइफो मेथड में आ रही है। यही वो वजह है कि आईएफआरएस लाइफो को अलाउ नहीं करता, बट यूएस गैप अलाउ करता है। इस इशू पर डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम के डिफरेंस पर बात करेंगे, और जिस तरह आज हमने पीरियोडिक सिस्टम में डिटेल कैलकुलेशन की है, तमाम मेथड्स में डिटेल कैलकुलेशन इंशाल्लाह परपेचुअल सिस्टम में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस सीरीज के और इस तरह के अकाउंटिंग और फाइनेंस के मजीद लेक्चर्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।